यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी घूमने की गति में कुछ हद तक परिवर्तन हुआ था। समंदर के नीचे वाले टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी तरह हिल चुके थे। भूकंप की तीव्रता 9.1 से लेकर 9.3 तक की थी, जिस वजह से समंदर का पानी दबाव में आया और 'बहुत ही बड़े बड़े और भयानक लहरों का सामना करना पड़ा। ये टेक्टोनिक प्लेट्स और 9.1 से 9.3 तक की तीव्रता कैसी होती है, इन दोनों के बारे में जानेंगे आगे वीडियो में। इन लहरों की रफ्तार एक जेट एरोप्लेन की रफ्तार जितनी थी। 26 दिसंबर 2004 की वो सुबह, जब लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे। सुबह के वक्त जब मछुआरे अपनी नाव लेकर लौट रहे थे, अचानक समंदर गरजा। धरती ने करवट ली। कुछ ही मिनटों में समंदर ने ऐसा रूप लिया जिसे देखकर इंसानियत कांप उठी। हिंद महासागर के गहरे अंधेरों में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया को हिला दिया। सुबह लगभग 7:58 पर, यह जो समय मैं बोल रहा हूँ, यह इंडोनेशिया देश के समय के मुताबिक है। हिंद महासागर में इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा के पास, सुमात्रा यह वहाँ के एक आयरलैंड का नाम है, जिसके पास 9.1 से लेकर 9.3 तीव्रता के भूकंप ने समुद्र की सतह को पूरी तरह से हिला दिया था। ध्यान दीजिएगा, हर एक अंक बढ़ने पर भूकंप लगभग 32 गुना ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। यानी कि 6.0 और 7.0 के बीच का फर्क सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि 32 गुना ताकत का है। 9.1 कितना बड़ा है, एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से समझे कि 4.0 से 5.0 छोटा भूकंप जिसे लोग महसूस तो कर सकते हैं, मगर नुकसान कुछ भी नहीं। 6.0 से 6.9 मजबूत भूकंप, इमारतें हिल सकती है और नुकसान भी हो सकता है। 7.0 से 7.9 बहुत बड़ा भूकंप, शहरों में गंभीर तबाही तक आ सकती है। 8.0 से 8.9 बहुत बड़ा भूकंप, सैकड़ों किलोमीटर तक तबाही आना। 9.0 और उसके ऊपर पूरी धरती हिल सकती है, सुनामी आ सकती है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। कल्पना करो कि तुम जमीन पर खड़े हो और अचानक जमीन तेजी से ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलने लगे। 9.1 तीव्रता वाला भूकंप, जिसकी ताकत इतनी थी कि पूरी धरती 1 सेंटीमीटर तक हिल गई थी, और इसी झटके ने समुद्र के पानी को उछालकर मौत की लहरों में बदल दिया, जिसका सामना 14 देशों को करना पड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और पूरे हिंद महासागर को करना पड़ा। भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार में इसका प्रभाव देखने को मिला। रविवार की शांत सुबह थी। भारत के तटीय गांवों में उस सुबह सब कुछ सामान्य था। मछुआरे अपनी नावों से मछली पकड़कर किनारे लौट रहे थे। बच्चे रेत पर खेल रहे थे। कुछ लोग मंदिर जा रहे थे। आसमान साफ था, लहरें शांत थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद समंदर अपने सबसे भयानक रूप दिखाने वाला है। भूकंप के बाद 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर समुद्र की लहरें हिंद महासागर से होकर भारत की पूर्वी तटों तक पहुंची। समुद्र का पानी पीछे की ओर खिसकने लगा। इतना विशाल तट अचानक खाली क्यों हो गया? लोग उस नजारे को खेल समझकर देखने लगे। कुछ बच्चे उत्साह में उस खाली हो चुके किनारे की ओर दौड़ पड़े, और फिर समुद्र ने अपना असली रूप दिखाया। लहरों की ऊंचाई 30 मीटर यानी 10 मंजिली इमारत जितनी, जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन पानी की रफ्तार 800 किलोमीटर पर आवर यानी कि एक जेट एरोप्लेन जितनी थी, और देखते ही देखते केरल के अल्लेप्पी और कोल्लम जिले में इसकी तबाही देखने को मिली। खेती की जमीनों में समुद्र का पानी भर जाने से खेत बर्बाद हो गए। बंदरगाह, सड़कें, इमारतें तबाह हो गई। तमिलनाडु के तटीय इलाकों के गांव पलक झपकते ही समंदर में समा गए, जिसमें नागपट्टिनम और कुड्डालोर जैसे शहर शामिल थे। चेन्नई के तट पर लोग भागने लगे, पर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली लहरों ने सबको निगल लिया। लाखों लोग बेघर हुए और गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। हजारों लोग, खासकर मछुआरे और अंडमान निकोबार में बसे आदिवासी, लापता हो गए। अंडमान निकोबार के कई छोटे द्वीप समंदर में डूब गए। एक अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि लगभग इंडिया में 16,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। 1.5 लाख से भी ज्यादा घर तबाह हो गए, और लगभग 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। 2004 की यह सुनामी भारत के लिए स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो असल में धरती बाहर से हमें बिल्कुल स्थिर और शांत दिखती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी का पूरा ऊपरी हिस्सा कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटा है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जिस पर आप और हम लोग रहते हैं। ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे हिलते रहते हैं।
कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, कुछ आपस में टकराते हैं और कुछ एक दूसरे के नीचे खिसक जाते हैं। और यही खिसकने की प्रक्रिया बाद में भूकंप या ज्वालामुखी के रूप में सामने आती है। इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे इंडियन प्लेट्स धीरे धीरे बर्मा प्लेट्स के नीचे धस रही थी। और ये जो प्लेट्स का खेल है, ये 2 या 4 साल से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों से जारी था। करीब 5 करोड़ साल पहले उत्तर पूर्व की ओर खिसकना शुरू हुआ था, और इसी खिसकने की वजह से और टकराते रहने की वजह से हिमालय जैसे माउंटेन खड़े हुए। लेकिन हिमालय बनाने वाली यही ताकत समुद्र के नीचे भी अपना खेल खेल रही थी। बर्मा प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स धीरे धीरे हर साल 4 से 6 सेंटीमीटर टकराते रहे। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन जब यह दबाव सैकड़ों सालों तक जमा होता है तो उसकी ताकत पर पहाड़ भी कांप उठते हैं। सैकड़ों सालों तक प्लेट्स आपस में फंसी रही, जैसे कोई विशाल स्प्रिंग बार बार दबती जा रही हो। फिर 26 दिसंबर 2004 को वो स्प्रिंग अचानक टूट गई। सालों से दबी हुई ताकत अचानक फट गई और 1200 किलोमीटर लंबी दरार समुद्र के नीचे खुल गई। सोचो, इतनी लंबी दरार जिसमें पूरा देश समा जाए, और एक झटके ने समुद्र के अरबों टन शांत पानी को विस्फोट की तरह ऊपर फेंक दिया और लहरों के रूप में चारों दिशाओं में फैल गया, जो हिंद महासागर से होती हुई अफ्रीका तक पहुंची। इन लहरों ने अफ्रीका तक तबाही मचाई। दुनिया भर का हिसाब देखा जाए तो करीब 2,80,000 लोग मारे गए थे, 15 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए और लगभग 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ था। जब लहरें थमी तो चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। गांव मिट चुके थे, लाखों लोग बेघर हो चुके थे, हजारों परिवार बिछड़ गए थे। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। भारत में तुरंत तीनों सेनाएं सक्रिय हो गई। भारतीय नौसेना ने अपने जहाज और गोताखोर भेजे। हेलीकॉप्टरों से खाने पीने का सामान, दवाइयां और कपड़े पहुंचाए गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। डॉक्टरों ने अस्थायी अस्पतालों में घायलों का इलाज शुरू किया, और फिर पूरी दुनिया भारत और अन्य देशों के साथ खड़ी हो गई। संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ और सैकड़ों एनजीओ संगठनों ने हाथ बढ़ाया। लगभग 160 देशों ने मदद भेजी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन संघ ने सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता दी। बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल खोले गए, बेघर परिवारों के लिए राहत शिविर और नए घर बनाए, और जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उनके लिए गोद लेने और देखभाल की योजनाएं शुरू की गई। 9.5 तीव्रता वाले 1960 के चिली भूकंप के बाद इसे आधुनिक इतिहास की सबसे खतरनाक आपदा मानी गई। 2004 के बाद इंडियन ओशन वार्निंग सिस्टम बनाया गया। हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के नीचे हाईटेक सेंसर लगाए गए, जिसे डार्ट सिस्टम कहा जाता है। ये सेंसर समुद्र के दबाव और हलचलों को मापते रहते हैं। जैसे ही प्लेट में कोई असामान्य हलचल होती है या पानी अचानक ऊपर उठता है, ये सिस्टम तुरंत सैटेलाइट के जरिए वार्निंग भेज देता है। अब भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देश मिनटों में अलर्ट जारी कर सकते हैं, ताकि लोग समय रहते तट से दूर चले जाए और हजारों जिंदगियां बचाई जा सके। यानी 2004 की वो त्रासदी भले ही लाखों जिंदगियां ले गई, लेकिन उसी ने हमें सिखाया कि भविष्य की आपदाओं से कैसे लड़ना है।